अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं अनम काज़मी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, चुपचाप होंगे और इस मजेदार ठंडे ठंडे मौसम को भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। मौसम तो है ऐसी चीज जिसको एंजॉय करना चाहिए और कल से तो बारिश भी हो रही है। खैर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही मजेदार टॉपिक है और वो टॉपिक आपको ले जाएगा फ्लैशबैक में और ये फ्लैशबैक आपको ले जाएगा अपनी सुहानी यादों में। तो वो टॉपिक है हमारा आज गेम्स के मुतालिक, जो कि 90s के गेम्स होते थे, जिसमें जो है बड़े डिफरेंट गेम्स होते थे। और मुझे तो इतनी एक्साइटमेंट हो रही है कि एक साथ सारे नाम जो है वो गेम्स के याद आ रहे हैं। कुछ नाम आपको यार, हम जो है वो पासिंग पास खेलते थे, इसके अलावा छुपन छुपाई खेलते थे और होता था। इंडोर गेम्स होते थे जो हम घर में खेलते थे। ऐसा नहीं था कि हम सीडी लाए और हमने जो है वो इंस्टॉल की और लैपटॉप पे गेम खेलना शुरू कर दिया, या एक्सबॉक्स, जैसे कि आजकल मैं खेल रही हूँ एक्सबॉक्स, आपको पता है। अब देखते हैं हम, अगर आज की बात की जाए तो बच्चे बड़े डिजिटल हो चुके हैं, हर वक्त सिर्फ मोबाइल में लगे रहते हैं, उसमें एप्स पे मजीद गेम्स जो है वो इंस्टॉल करते हैं और खेलते रहते हैं। तमाम तर जो उनकी आउटडोर एक्टिविटीज थी वो खत्म हो गई। और सब अभी कुछ वीक्स पहले मैं और हमारी फैमिली मिलकर हमने सोचा कि 90s की उस चीज को रिकॉल करेंगे और मैंने वो गेम्स दोबारा खेलना शुरू की। और आप बिलीव करें कि इतना ज्यादा उसमें आपकी एनर्जी लगती है कि आपको बाकी किसी और गुड मॉर्निंग आज की टीम जब गई थी पिकनिक पे और आउटडोर सीवीयू गई थी, तो वहां भी हम लोग यही बात इन लोगों से कर रहे थे कि चलें जी कुछ खो खो खेलते हैं, कुछ ऐसा खेलते हैं। और वो जो होता था बर्फ पानी एक गेम होता है, वो ये होता है कि हम सारे कजन्स जमा होते हैं तो हम अभी भी खेलते हैं। बिल्कुल। तो जो है वो इस तरह के जो इंडोर गेम्स होते हैं, और चेस है, लीडो है और बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो हम इंडोर खेलते थे और अभी भी स्टिल खेलते हैं। और वो चील उड़ी और कबाड़ा अभी भी खेलते हैं। बिल्कुल, कैरम बोर्ड भी खेलते हैं। बिल्कुल, तो ये सारे वो इंडोर गेम्स हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेटली हर कोई फ्लैशबैक में चला जाएगा, क्योंकि इस नए दौर में, सोशल मीडिया के इस दौर में, ये सारी तमाम चीजें जो क्यूट बातें होती थी हमारी लाइफ की, वो कहीं पीछे जाती जा रही हैं, खत्म तो नहीं हुई हैं। आई स्टिल यूज्ड टू प्ले, अभी भी खेलती हूँ मैं, लेकिन ये कि खत्म नहीं हुई है, कहीं पीछे चली गई हैं। तो यही सारे मौजूआत जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो जितने भी गेम्स आपने बचपन में खेले उनको रिकॉल करें, क्योंकि अनम सबा आ गई हैं आपको फ्लैशबैक में ले जाने की। डेफिनेटली। इससे पहले भी जब हमने शो किया था तो हमने कोशिश की थी कि कुछ ऐसी क्लिप्स आपको दिखाएंगे, कुछ ऐसी स्टोरीज आपको सुनाएंगे जिससे आपको फ्लैशबैक में लेके जाएंगे। तो आज वो स्टोरीज तो नहीं है, लेकिन कुछ गेम्स हैं जो आपको हम दिखाएंगे और कुछ ऐसे लोगों से भी मिलवाएंगे, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हाजरा की, जो 90 की दहाई को बहुत मिस करती हैं जब वो इंडोर गेम्स में अपना वक्त गुजारती हैं। मुझे साइकिल चलाने का बहुत बेनतहा शौक था, एक कैरम बोर्ड का बहुत शौक था और लीडो का। ये तो अब ये चीजें आ गई, इसमें मजा नहीं है, मगर बहुत मजेदार जिंदगी थी। अब वो जिंदगी, वो मजा नहीं है जो पहले मजा था, जो पहले की एंजॉयमेंट थी। अब तो हम एक टैब, मतलब ये टैब में आके हम कैद हो गए। और मिलेंगे जदीद दौर के जदीद गेम्स इन्वेंटर एजाम से, जिन्हें इंडोर गेम्स पसंद है लेकिन मोबाइल ऐप्स पर। इंडोर गेम्स के साथ वो एक पार्ट थे, जब कजन्स वगैरह आते थे तो वो खेल लेते थे। ये टेक्नोलॉजी इन्हेंस हुई, उसके बाद जो है आपका जो टच मोबाइल आ गया और जो स्मार्टफोन्स, बेसिकली वो फ़ोन स्मार्टफोन बन गया। तो उसके बाद गेम्स की जो कंपनीज थी उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया, या वो फील्ड पे दोबारा से कंप्यूटर से और फिर मोबाइल की तरफ आए। वो बहुत सारे गेम्स आप देखेंगे कि कंप्यूटर पर भी हैं सेम गेम्स और मोबाइल पर भी हैं। और मिलेंगे 4 साल की उम्र में यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड का टाइटल हासिल करने वाले लाहौर के हुजैफा से। मुझे 3 इयर्स की एज में विंडो इंस्टॉल करना आती थी, उस पर पासवर्ड भी लगा देते हैं। फिर उसके हिसाब से ऊपर से जो ऊपर होता है वो किसी के कंप्यूटर का चेंज करते हैं, फिर उसके नीचे कोई भी दूसरा पासवर्ड लगा देते हैं। और कितना क्यूट सा ये बेबी था, कितने मजे मजे की बात कर रहा था। इसके मुतालिक भी आपको आगे चलकर बताएंगे। और अभी वक्त हुआ है न्यूज़पेपर की हेडलाइंस का, देखते हैं आज क्या कह रही हैं। तो जनाब, इस वक्त मेरे पास है जंग, और जंग की मेन लीड जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट लीड है आज, और ये अमेरिका के मुतालिक है। इसमें है कि अमेरिका 7 मुस्लिम मुल्कों के लिए बंद,
बिग न्यूज। महाजरों के दाखिले पर पाबंदी, मैक्सिको सरहद पर दीवार बनेगी, सदारती हुक्म जारी, भारत हकीकी दोस्त मोदी को फोन, ट्रंप का इंतखाबी वादों पर अमल, शाम, इराक, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन शामिल। कौमी सलामती के लिए अहम और बड़ा दिन है, डोनाल्ड ट्रंप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए, सरहद सिक्योरिटी भी सख्त होगी। आपको बताएं, डोनाल्ड ट्रंप जैसा कह रहे थे इंतखाबी मुहिम के दौरान वैसा वो कर रहे हैं। मैक्सिकन के हवाले से उन्होंने कहा कि वहां पर एक दीवार कायम की जाएगी और मजे की बात यह कि उसका बजट भी मैक्सिको से लिया जाएगा। क्या बात है जनाब ट्रंप की। जनाब, और इसी हवाले से बिजनेस रिकॉर्डर में एक पिक्चर लगी है जिसमें वो साइन कर रहे हैं और आपको बताएं कि मैक्सिको के बॉर्डर पर उन्होंने ये दीवार बनाने की बात की है और जो वो तमाम तर अपनी इंतखाबी मुहिम थी उसमें तमाम तर दावे कर रहे थे वो सब कुछ करके भी दिखा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वही तमाम चीजें बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल समझी जा रही थी जो कि अब इम्प्लीमेंट भी हो रही है। इसी हवाले से बिजनेस रिकॉर्डर की मेन लीड यही है। दूसरी चीज है डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल्स ऑफ मियां शरीफ प्रॉपर्टी सॉट, और आपको बताएं कि अदालत ने फाइनली मांग लिया है कि जो अहम खबर यहाँ पर मरियम नवाज शरीफ बताएं कि वो बेनिफिशियल हैं या फिर वो उसको रियल में नहीं, साथ own उनकी करी थी। प्रॉपर्टी भी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में मियां शरीफ के इंतकाल के बाद विरासती जायदाद की तकसीम की तफसीलात तलब कर ली हैं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने ऑब्जर्वेशन दी है और कहा है कि मुकदमा जायदाद नहीं बल्कि ईमानदारी का है। तो अब तमाम तर ये जायदाद किस तरह से तकसीम हुई, किसके पास कितनी अमाउंट थी, इस तमाम तर चीजों की तफसीलात जो है वो तलब कर ली गई है। जंजीर टूटी ना हुई तो तमाम कड़ियां जोड़ लेंगे, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। जी ठीक है। अच्छा, एक और कल बड़ी अच्छी खबर सुनने में आई और यह थी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट सामने आई जिसके बाद हुकूमत जो है वो अपनी तारीफ करी थी और डेफिनेटली करनी भी चाहिए, जबकि अपोजिशन हमेशा की तरह अपोज करी थी। इसी मुतालिक मेन लीड है, पढ़ के सुनाती हूँ आपको कि पाकिस्तान में करप्शन कम हुई, शफाफियत में भारत पीछे, चीन आगे, श्रीलंका में बदनवानी बढ़ गई। ऐसी रिपोर्ट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की। करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान की 9 दर्जे बेहतरी, 116वें नंबर पर आ गया, जबकि न्यूजीलैंड, डेनमार्क शफाफ तरीन, सोमालिया, जनूबी सूडान, शुमाली कोरिया बदनवान तरीन ममालिक में सरे फहरिस्त। जब ये रिपोर्ट आई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तो हुकूमत ने बड़ा जबरदस्त अपना मौकफ दिया कि देखिए जी हमारे दौर में ये रिपोर्ट आई है जिसमें करप्शन जो है उसमें बड़ी कमी आई है, बड़ी बेहतरी आई है। तो अपोजिशन का जो जवाब था वो ये था कि बेहतरी तो आई है लेकिन ये खत्म क्यों नहीं हो रही है, इसको ग्रास रूट लेवल से खत्म हो जाना चाहिए। तो कल भी हमने देखे कि तनकीद के तीर चले दोनों जानिब से। खैर ये मेनली। अच्छा, एक तो रिपोर्ट आपने इसका जिक्र किया, दूसरी रिपोर्ट आई है पाटा रिसर्च सेंटर की जानिब से और वो रिपोर्ट जो है वो दहशतगर्दी के हवाले से जिसमें कहा गया है कि 2015 के मुकाबले में 2016 में दहशतगर्दी तकरीबन 25% तक कम हुई है, जबकि जानी नुकसान जो वहां पर हो रहा था वो 60% तक उसमें कमी भी बाकी हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक तरफ लेकिन ये कर रहा है और दहशतगर्दी का ग्राफ जो है वो नीचे आ रहा है। बिल्कुल, ये तो हम सुनते ही आ रहे हैं नेशनल एक्शन प्लान के बाद से भी, और ये जब से हुकूमत आई है कि दहशतगर्दी का ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है, कराची में अमन हो गया है, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चला गया। खैर, अच्छा, इससे पहले भी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि दहशतगर्दी जो है वो 28% तक कम हुई है, लेकिन अब जो रिपोर्ट आई उसमें बताया गया कि 25% तक, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी खबर जो यहाँ पर मेरे पास मेंशन है वो है कि चीनी कंपनी 1650 मेगावाट के 2 मंसूबे लगाएगी, मुआहदों पर दस्तखत भी हो चुके हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान और चीनी कंपनी के दरमियान हब में $2 अरब की लागत से बनने वाले 1320 मेगावाट और थर में मुकामी कोयले से $330 मिलियन की लागत से 330 मेगावाट बिजली मंसूबे लगाने के मुआहदों पर दस्तखत भी हो चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जो हम देख रहे थे कि पिछले कुछ सालों के अंदर हमें एनर्जी क्राइसिस बहुत ज्यादा थे, तो उसके लिए मंसूबे लगाए जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, आपने मंसूबे की बात की। एक और मंसूबा मैं भी यहाँ पे शेयर करूंगी और ये जंग में ही खबर है। तापी गैस पाइपलाइन के मुतालिक ये खबर है कि तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे की तामीर में 1 साल की ताखीर होगी। $10 अरब की लागत की हामिल तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत गैस की पाइपलाइन की तामीर में 1 साल की ताखीर होगी। तो इस मंसूबे से जितनी जल्दी समरात हासिल होने वाले थे वो अब थोड़ा सा डिले हो जाएंगे, और हमेशा यही होता है कि जब भी कोई मंसूबा बन रहा होता है उसमें ताखीर हो जाती है। अच्छा, शॉर्ट न्यूज साथ साथ मैं शामिल कर लेती हूँ, और ये है यहाँ पर पाकिस्तान ने अफगान मुफाहमती अमल में किरदार अदा करने के लिए बरतानिया से रब्ता कर लिया है। ये एक बड़ी अच्छी बात है, खुशाइन बात है। जबकि एक और यहाँ पर एक केस था, सानिया बल्दिया केस, आपको याद होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट केस था और ऐसा केस था कि कोई उसको नहीं भूल सका उस वाक़े को। उसके जो 9/11 कहते हैं एग्जैक्टली, उसके जो सानिया बल्दिया केस में अब जो पेशरफ्त हुई है वो सुन के आपको हैरत होगी। इसमें यह पेशरफ्त हुई है कि सानिया बल्दिया केस में रहमान भोला बयान से मुकर गए हैं, जबकि रऊफ सिद्दीकी को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म सामने आया है।
बयान से बड़ी, मुकर गए। हाँ अभी मैं कल ही देख रही थी ये खबर, तो बयान से फाइनली मुकर गए। अब इसके बाद आगे कोई बंदा क्या कर सकता है? इतनी देर से इस वाक्य के ऊपर जो है वो तफ्तीश की जा रही थी, गिरफ्तारियां हुई और उसके बाद आखिर में जो मुलजिम है वो बयान ही बदल दे तो कोई क्या कर सकता है? लेट्स सी आगे क्या होता है। अच्छा जनाब, मेरे पास जो नई खबर आ रही है वो आपने जैसे बताया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले से है कि पाकिस्तान में करप्शन कम, 9 दर्जे बेहतरी और 116वें नंबर पर आ चुका है, जो कि बड़ी अच्छी खबर थी, बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। उसके अलावा अल्ताफ हुसैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस खत्म करने पर पाकिस्तान की तशवीश, बरतानिया से नजरसानी का मुतालबा भी कर दिया। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से अल्ताफ हुसैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग समेत दीगर मुकदमात में बरतानवी हुकूमत को फराहम करदा शवाहिद को ज़ेर गौर लाया जाए। वजारत दाखिला ने मरासला इस हवाले से इरसाल कर दिया। वजारत दाखिला को तशवीश हुई तो उन्होंने फिर जो बरतानवी हुकाम है उनको कहा कि एक दफा फिर से इस केस पर नजरसानी की जाए और शवाहिद भी दिए जाएं। अच्छा, एक और यहाँ पर खबर है जो कि मैं शेयर करना चाहूंगी, और ये खबर जो है ये है डेमोक्रेट्स ने एटमी हमले में पहल का इख्तियार सदर से वापस लेने का फैसला किया है, काबुल कॉन्फ्रेंस में जमा करा दिया गया है। तो ये भी एक अहम खबर है। और दूसरी जो है यहाँ पर काफी सारी मेन लीड्स लगी हुई हैं, जिसमें मैं एक खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है जो आपसे शेयर करना चाहूंगी, वो है वजीर आजम जहां नहीं जीते वहां भी काम कराए, ऐसा कहना है मुसद्दिक मलिक का। पीटीआई और शरीफ खानदान के जमा कराए गए कागजात कैसे अलग हो सकते हैं, ऐसा कहते हैं मोहम्मद जुबैर। तो ये जी आज जंग की मेन लीड्स थी। और अब थोड़ा सा डॉन शेयर कर लेते हैं, और डॉन में वही जो मैंने आपको बताया कि जंग में जो मेन लीड है वही बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। सेम ट्रंप ऑर्डर्स मैक्सिको वॉल इमिग्रेशन कर्ब्स, तो ये वही मेन खबर है जो मैंने आपको बताई। और सुप्रीम कोर्ट मरियम नवाज शरीफ के स्टेटमेंट्स के मुतालिक, पनामा केस से मुतालिक यहाँ पर जो है वो खबर लगी हुई है। जबकि एक अफसोसनाक खबर डॉन में एक और है कि 9 डाई एज स्नोफॉल रेन सस्टेन कोल्ड वेव। तो ये बड़ी कोयटा में ये हुआ है, और सर्दी की वजह से जो है वो 9 अफराद वहाँ पर इतनी ठंड थी कि जाँ बहक हो गए। और इसकी तफसील जो है वो आगे चल के हमारे बुलेटिन कहीं पर ठंड से लोग एंजॉय कर रहे हैं और कहीं पर मकानात गिर रहे हैं, सैलाबी रेले आ रहे हैं, तो बड़ी अजीब सी कश्मकश और अजीब सी सूरत हाल भी है। खैर इस हवाले से मजीद भी आपको आगे चल के अपडेट करेंगे, लेकिन अब रुक कर लेते हैं मुख्तलिफ शहरों का। मुल्की तारीख के बड़े स्कैंडल पनामा लीक्स के मुकदमे की समाअत आज फिर होगी, जबकि कौमी असम्बली का भी इजलास आज होने जा रहा है। तो इजलास का एजेंडा क्या है, तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे से अली फुरकान बताएगा पनामा केस की तफसीलात क्या है। जी बिल्कुल, पनामा की समाअत अब से कुछ देर के बाद शुरू होगी, और आज दोबारा मरियम नवाज वकील जो है वो शाहिद हामिद अपने दलाइल देंगे। और आज अदालत की जानब से जो है वो कुछ सवालात किए गए थे, खुसूसन वज़ीर-ए-आज़म के वकील मखदूम अली खान से ये कहा गया था कि वो मियाँ शरीफ की जो वरासती जायदाद की तकसीम है उसकी तफसीलात और उसकी दस्तावेज़ात अदालत में जमा करवाएं। तो इम्कान है कि वो दस्तावेज़ात जमा आज होंगी। इसके साथ साथ मरियम नवाज के वकील अपने दलाइल जारी रखेंगे। और जो कतरी शहजादे की जानब से ख़त जमा कराया गया था अदालत में, उस हवाले से जो है वो अदालत ने कहा था कि इसके ऊपर जो है वो आप जिरा करें, तो शाहिद हामिद उसके ऊपर जिरा करेंगे। और ये भी सवाल अदालत की जानब से किया गया था कि जो उसमें उसकी जायदाद का जो लंदन के फ्लैट्स हैं उसका जो मलकियत जो है वो दी गई है उसकी तफसीलात जो है उससे भी बताया जाए। तो आज दोबारा जो है वो मरियम नवाज के वकील ही अपने दलाइल जो है वो जारी रखेंगे आज अदालत में। तो ये है। इसके अलावा आज पार्लियामेंट का इजलास भी है, और उसमें अहम जो चीज़ है वो वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक इस्तेकाक जो है वो जमा कराई हुई है मुश्तरका अपोजिशन ने। इसके ऊपर जो है वो आज असम्बली का इजलास जो है वो इम्कान किया जा सकता है कि खासा गर्म इजलास होगा, चूँकि स्पीकर कौमी असम्बली ये अंदिया दे चुके हैं कि चूँकि मामला सब जुडिस है, मामला अदालत में है, तो इसके ऊपर पार्लियामेंट में बहस नहीं हो सकती। ये अंदिया दिया था उन्होंने कुछ रोज़ पहले सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए। तहम अपोजिशन ने अपनी हिकमत अमली के लिए आज 2 बजे मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट में बुला रखा है, और अपोजिशन ये चाहती है कि इस मामले को पार्लियामेंट में बहस में लाया जाए। इस लिहाज से अपोजिशन जो है वो अपनी हिकमत अमली तय करेगी। इसका फैसला जो है वो इजलास से पहले हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में होगा कि क्या आज वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ जो तहरीक इस्तेकाक अपोजिशन की जमा है उसके ऊपर बहस हो सकेगी पार्लियामेंट में या नहीं। इसका फैसला हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में होगा, और स्पीकर जो है वो यही उस कमेटी में अपनी राय रखेंगे कि चूंकि मामला सब जुडिस है लिहाजा इसको इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे हैं अली फुरकान, जो कि बता रहे थे कि आज कौमी असम्बली का इजलास भी होने जा रहा है और बहस का सिलसिला भी जारी रहेगा। आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं शहर कायद का, अपने शहर का, कराची शहर का। और इसके लिए बात करने के लिए, अपडेट्स लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे कफील अहमद। कफील अहमद, गुड मॉर्निंग। आज कैसा मौसम है कराची का?
देखिए सब आपको बताएंगे कराची का मौसम जिस तरह लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कराची में जो है वो बारिश के बाद जो है वो सर्दी होगी, लेकिन इस वक्त जो है वो तेज़ धूप है कराची में। और ये जानकर जो है वो कराची वालों को खासी मायूसी होगी कि अब कराची में बारिश का कोई स्पेल नहीं है और ना ही ये जो है वो सिंध के अंदर है। अब तक कराची से बहुत दूर जा चुकी है बारिश। कल जो है वो मगरिब के बाद जो है वो बारिश का आगाज़ हुआ था, जो कि तकरीबन 10 से जो है वो 11 बजे तक जारी रहा, जिसमें लाडी, मलीर, शाह फैसल, नॉर्थ कराची, PIB कॉलोनी और लियाकताबाद के इलाके हैं जहाँ वो जो है वो की बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई थी। मजमूई तौर पर 4 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि जो सर्द मौसम था कराची से उसका अब खात्मा होने जा रहा है, जबकि ये जो मौसम है उसमें जो है वो कुछ बलूचिस्तान के एरियाज है जहाँ ये मौसम जो है वो अब भी बरकरार रहेगा। जी माशाल्लाह शहर इतना बड़ा है एक तो कराची का कि कभी भी कहीं पर भी बारिश होती है तो कुछ एरियाज में बारिश होती है। मैं तो इंतजार ही करती रहती हूँ कि डिफेंस में बारिश कब होगी। हाँ नहीं इंशाल्लाह जल्दी बारिश हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। कल तो हमारे घर की तरफ, नॉर्थ की तरफ भी काफी ठीक ठाक बारिश हुई है। अच्छा। हाँ, और खैर मजीद गुड मॉर्निंग आज न्यूज स्टोरीज भी बताते चलते हैं आपको। बिल्कुल, और सबसे पहले बात करेंगे हम कराची की ही। कराची में जमीनों पर कब्जों के खिलाफ मुतासिरीन ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया और हुकाम से इंसाफ का मुतालबा किया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एहतजाज का नोटिस लेते हुए इंसाफ की यकीन दहानी भी करवाई है। उनका कहना है कि मुतासिरीन को इंसाफ मिलता है या नोटिस भी फाइलों की नजर हो जाता है। अब तो कराची में घर भी रेंट पे देते हुए डर लगता है यार। खादिम पंजाब स्पोर्ट्स टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत मुकाबलों के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मुकाबलों में 27,000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। खादिम पंजाब स्पोर्ट्स टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत खेलों के मुकाबले नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में मुनक्किद होंगे और यकीनन बड़े दिलचस्प मुकाबले होते हैं ये। पाकिस्तान टेनिस एसोसिएशन और पाकिस्तान फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स के ज़रिए तमाम तीसरा पाकिस्तान मेगा लेदर शो 2017 27 जनवरी से एक्सपो सेंटर लाहौर में शुरू होगा। 3 रोजा मेगा शो में 500 से ज्यादा मुल्की और बैनुल अक़वामी कंपनियां स्टॉल्स लगाएंगी। मुझे मेगा लेदर शो से याद आया कि मुझे भी लेदर के शूज लेने थे यार, मैं भूल गई। चले हो सकता है मैं लाहौर जाके एग्जीबिशन में कुछ देख लूं। मैं तो इंतजार ही करती रह गई कि इस बार हम अपनी लेदर की जैकेट कब पहनेंगे। इतनी ठंड तो फिर भी नहीं पड़ी जितनी लाहौर में पड़ती है, जितनी इस्लामाबाद में पड़ती है। हाँ ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि लाहौर में ज्यादा ठंड पड़ती है, इस्लामाबाद में ज्यादा ठंड पड़ती है, लेकिन मत भूलें जब कराची में बारिश होती है तो बारिश होती है जो कि कहीं कहीं होती है, कहीं होती है, लेकिन ऐसी बारिश होती है कि आपको कराची में सब जो है वो कैब्स और जैकेट और इसी तरह से ही नजर आते हैं। और सड़कें भी तालाब का मंजर पेश करती हुई दिखाई देती है जी, साथ से ट्रैफिक जैम भी होता है। फिर भी वी लव कराची। ओके, कराची में बारिश ओके, गुड मॉर्निंग। आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद शामिल करेंगे खाना बनाने का झटपट तरीका रैपिड रेसिपी में। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और कल की बल्कि आज की और आजकल की अहम खबर यही है कि मौसम जो है मुल्क में वो करवट बदल चुका है। कराची और मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है और बर्फबारी के बायस शाहराह कराक्रम मुख्तलिफ मुकामात पर बंद है, जबकि अच्छी खबर ये है कि लवारी टनल पर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया है। महकमा मौसमियात की पेशगोई सच साबित हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला रात से जारी है। कराची में बारिश से मौसम सर्द हो गया और ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गयी। बालाई इलाकों में बर्फबारी ने मौसम शदीद सर्द कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के लोअर और अपर दीर, चित्राल, सवात, मालम जब्बा, गलियात, एबटाबाद, नारान कागान में शदीद बर्फबारी हुई है। लवारी टॉप पर शदीद बर्फबारी से लवारी टनल बंद हो गयी, ताहम उसे बाद में खोल दिया गया। बलूचिस्तान की वादी ज़ियारत में भी बर्फ पड़ी, जिससे सर्दी में इजाफा हो गया है। PDMA और दीगर इमदादी इदारे मुतासिरा अफराद को मदद फराहम करने में मसरूफ अमल है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में तो इतनी बर्फबारी पड़ी कि नदी नाले और झीलें भी जम गई। शाहराह कराकोरम मुख्तलिफ मकामात पर बंद है। इंतजामिया ने अलर्ट जारी किया है कि शहरी पहाड़ी इलाकों में सफर न करे। उफ, ये सर्दी, हाय ये सर्दी। खैर आगे बढ़ते हैं और अखबारात के एडिटोरियल की बात करेंगे, जिसमें जानेंगे कि आज कॉलमनिस्ट क्या लिख रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर के ब्यूरो चीफ अनवार हाशमी साहब। अनवार साहब, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज क्या लिख रहे हैं आज एडिटोरियल्स? जी सबा और अनम, गुड मॉर्निंग। आज जो अखबारात ने ज्यादातर जो कल मुल्तान में वजीर आजम ने बस का इफ्तिताह किया है
उससे तनाजुर में जनूबी पंजाब की जो तरक्की है उसको जो है मौजूद बहस बनाया है। मसलन रोजनामा एक्सप्रेस का जो इदारती उन्वान है मुल्क गिर इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजनामा दुनिया का सेम है तरक्याती सियासत और मुस्तकबिल। बुनियादी तौर पे बताया गया है कि लाहौर और रावलपिंडी जब मुल्तान में ये मेट्रो बस शुरू की गई है तो इसको अपोजिशन ने बहुत तनकीद जो है इस पे की थी कि हुकूमत की तरजीहात जो है वो कुछ और हैं कि एक प्रोजेक्ट पे इतना ज़्यादा बजट लगा दिया जाता है। तो इसमें इदारियों में दोनों अखबारात ने लिखा है कि मुल्तान सिर्फ जनूबी पंजाब का एक शहर मुल्तान ही नहीं है बल्कि मियांवाली, बखर, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, डेरा गाजी खान और इस तरह के दीगर दर्जनों शहर हैं जिसको जनूबी पंजाब कहलाता है। तो उन्होंने इस बस को यकीनन मुल्तान के शहरियों के लिए तोहफा भी करार दिया है और सफरी सहूलत के लिहाज से एक बेहतर करार दिया है, लेकिन हुकूमत को एक आगाह भी किया है कि अपनी तरजीहात को मजीद जो है वसी करें और अगर जनूबी पंजाब के लोगों का दिल जीतना है तो वहाँ पे तालीम, सेहत, सड़कों की, ज़राअत के हवाले से सहूलियात की बेपनाह कमी है जिसकी वजह से जनूबी पंजाब और सराइकी सूबे की आवाज़ उठती है। तो हुकूमत को अपनी तरजीहात जो है वो चेंज करनी पड़ेगी ताकि अपोजिशन के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी दूर हो जाएं और लोगों को जो है एक मुनसिफाना तरीके से जो है वो सहूलतें मिल सकें। तो ये मेट्रो बस के हवाले से पूरे एक जनूबी पंजाब को मौजूद बहस बनाया गया है। अच्छा, इसके अलावा मुख्तलिफ अखबारात में जी अनवर साहब, ये तो तमाम तर सूबे यही शिकवा करते रहे हैं कि सिर्फ पंजाब में ही तमाम तर इन्वेस्टमेंट की जाती है, चाहे मेट्रो बस की बात हो। कराची वाले भी यही शिकवा करते हुए नजर आते हैं। तो ये तो तमाम तर सूरत हाल है ही, लेकिन हुकूमत के इस टेन्योर के अंदर जो जो तमाम तर हुकूमत ने कामयाबियां हासिल की हैं, जो ग्राफ हमारे दहशतगर्दी के नीचे आए हैं, साथ साथ मुल्क में सरमायाकारी बढ़ रही है, इस हवाले से क्या एडिटोरियल्स में कोई बात मेंशन नहीं है? जी देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि इस दीगर सूबों के साथ जैसे मैंने कहा है कि पहले मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए, ये तहफ़्फ़ुज़ात तो सामने आ रहे हैं, इसलिए अखबारात भी इसको जो है अपने इदारियों का हिस्सा बना रहे हैं। तो ख़ास तौर पे दीगर जो मुल्क ऐसे हैं, मसलन एक एडिटोरियल है दी न्यूज़ का, दी मर्जर ऑफ फाटा, और उसके साथ रोजनामा जंग का इदारती नोट है जिसको शजरा भी कहते हैं। उन्होंने भी सेम जो है फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम करने का फैसला इसको मौजूद बहस बनाया। आपको पता है कि फाटा जो कबायली इलाका जाते पाकिस्तान के, ये आज़ाद हैसियत में काम करते हैं और वफाक के ज़ेर इंतज़ाम आते हैं, सूबे के ज़ेर इंतज़ाम नहीं आते। अगरचे इनकी तारीख तो बहुत ही शानदार है, क़ायद आज़म ने भी इनको बहुत अप्रिशिएट किया था, तहरीक पाकिस्तान में इन कबायलियों ने हिस्सा लिया था। उसके बाद ये तो ब्रिटिश दौर से जो है एक दिफा करते आ रहे हैं अपने इस सरहद का, और उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद भी हमारे साथ हैं। तो ये गुज़श्ता दहाइयों में जी अनवर हाशमी साहब, आपने फाटा की बात की कि ये सूबों के अंदर आने के लिए तैयार हैं, तो कुछ कबाली माहिदीन जो हैं वो वाकई उसमें से कुछ राजी हैं, कुछ ने बड़ी जो है वो सख्त किस्म की टर्म्स एंड कंडीशन रखी हैं। तो तमाम मामलात अगर हल हो जाते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए एक मुस्बत पहलू निकल आएगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि कौमी धारे में इनको लाना बेहद जरूरी है। ज्यादातर मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकजई, इनके तहफ़्फ़ुज़ात थे जो कि हुकूमत ने दूर किए। अखबारात ने अपने इदारती नोट्स में ये बिल्कुल वाज़ेह किया उनके तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से, लेकिन अखबारात ने हुकूमत से कहा है कि ये फैसला बहुत खुश आइंद है क्योंकि ज़रब अज़ब के बाद वहाँ अब अमन कायम हो गया है, और जब अमन कायम हो जाए तो उसके फौरी बाद बगैर किसी ब्रेक के तरक्की का अमल शुरू करना चाहिए। तो वो तरक्की का अमल तब बेहतर हो जाएगा जब वो एक सूबे के अंडर आ जाएंगे और इंतजामी अमूर कंट्रोल में आ जाएंगे। तो उसके बाद सिर्फ इसको मर्ज करना नहीं रह जाता। मर्ज करने के बाद जैसे मैं कह रहा हूँ कि उनको फौरी तौर पे वहाँ पे जितनी गुज़श्ता कई दहाइयों से तरक्की का अमल रुका हुआ था वो अगर उनको दे दिया जाए, वहाँ पे स्कूल, कॉलेजेस, इंडस्ट्रीज, सड़कें और बाकी सहूलतें दे दी जाए, रोजगार के मौके, तो ये लोग ना सिर्फ वहाँ अमन में किरदार अदा करेंगे बल्कि मुल्क की तरक्की जो है वो तेजी से बढ़ेगी। तो इदारती नोट में खास तौर पे फाटा को मर्ज करने के बाद तरक्की की तरफ जोर देने के लिए कहा गया है। बिल्कुल ऐसा ही है, अगर फाटा जम हो जाता है तो मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर चला जाएगा, साथ ही साथ रोजगार के मौके जो है वो बहुत ज्यादा पैदा हो जाएंगे। तो एक बड़ा अच्छा पहलू था जो आपने उठाया। इसके अलावा बताइएगा एडिटोरियल्स और कौन कौन से हैं और उनमें क्या मेंशन है? देखें, एडिटोरियल्स में तो आज कुछ अखबारात ने भारत के यौम जमहूरिया के मौका पे कश्मीर में ब्लैक डे को भी मौजू बनाया और कहा है कि भारत जो वहाँ पे फौजी हल चाहता है अब वो काबिल अमल नहीं है। लेकिन इसके अलावा मैं खास आज का जो मकामी इश्यूज चल रहे हैं पाकिस्तान में, डेली टाइम्स की कालम निगार मारिया सरताज ने जो है
पाकिस्तानी सोसाइटी में तशद्दुद के अलमिया को अपना मौजू बनाया है। तो उनके कालम बड़ी खूबसूरत होते हैं। तो ये एक बारीक पहलू उन्होंने उठाया कि आपने देखा है कि इस्लामाबाद के बाद गुजरांवाला और गुजरांवाला और सिंध में जो है बच्चियों घर में काम करने वाली बच्चियां और उनके साथ जिनसी तशद्दुद और इस तरह के तशद्दुद के वाक़यात आए हैं। तो उन्होंने इसको मौजूद बहस बनाया कि जी हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है। तो उन्होंने कहा है कि ना सिर्फ वालिदैन और स्कूलों में इसको एजुकेट करना पड़ेगा, अवेयरनेस देनी पड़ेगी, बल्कि उनका जो एक आखिरी सेंटेंस है जिसका मैं उर्दू तर्जमा करके बताता हूँ कि हमें सोशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और हमें मर्दों को भी पढ़ाना है कि औरत सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है, बल्कि एक बेटी, बहन, माँ और आइंदा नस्लों की मुहाफिज है। अगर वो मुहाफिज है तो फिर इससे भी तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। अनवार साहब, आपकी इसी बात से, इसी कॉलम से जो है एक और खबर भी मेरे जहन में आ गई, वो चाइल्ड लेबर के मुतालिक थी, जिसमें जो है वो सिंध असेंबली में बात हुई है और इस लॉ पर अब अमल हो रहा है कि 14 साल से कम उम्र बच्चों को जो है वो नहीं काम पर रखा जाएगा। और जहां तक आप बात करें जिनसी तशद्दुद की और उसके साथ साथ मुलाजमत की भी, तो इसके लिए आपको नहीं लगता कि तमाम ह्यूमन राइट्स को, तमाम NGOs को बड़ा खास किस्म का चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए ताकि इस तरह के वाकयात रिपोर्ट ना हो? NGOs को बिल्कुल इंतहाई ज़रूरी है। आज के दिन के ये इशू जो है बहुत इंतहाई ज़रूरी है कि NGOs तो अपना किरदार अदा करें, लेकिन कल अदालत ने भी रिमार्क दी है इस्लामाबाद वाले वाक़े के कि कोई कानून साजी की जाए ताकि हम उस पर डिसीजन दे सकें। बिल्कुल, ये फौरी तौर पे कानून साजी करनी चाहिए। सामने आया था उसके बाद ये केस बड़ा गंभीर हो गया, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब प्रॉपर कानून साजी जो है उसकी जरूरत है। बहुत शुक्रिया अनवार हाशमी साहब, आप हमारे साथ थे और इस हवाले से आपने तज्ज़िये पेश की और सभा में वाकई रिपोर्ट पढ़ी थी। तो उनका ये भी कहना था, बाज लोगों का ये कहना था कि क्योंकि बच्चे जो है वोट नहीं डाल सकते, इसलिए शायद बच्चों पर उस तरह से तवज्जो भी नहीं दी जाती। हाँ, और अब तो खास किस्म का अब लॉ भी आने वाला है, तो वो तमाम लोग जिनकी मेड्स, जिनके पास काम करने वाले लोग 14 साल से कम उम्र है, तो भाई देखभाल के, क्योंकि अब सिंध असेंबली भी मुतारिक हो गई है। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं टॉप वर्ल्ड स्टोरी, जो कि है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुतालिक, जिन्होंने इमिग्रेशन से मुतालिक 2 हुक्मनामों पर दस्तखत कर दिए हैं। अमेरिका मैक्सिको की सरहद पर 2300 किलोमीटर तवील दीवार तामीर की जाएगी। ट्रंप का कहना है कि मंसूबे के 100% अखराजात भी मैक्सिको से ही लेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती अहकामात जारी कर दिए। ट्रंप ने अमरीकी शहरों में गैर कानूनी पनाह गुज़ीनों के खिलाफ क्रैक डाउन की इजाजत दे दी। ट्रंप ने मेक्सिको की सरहद पर दीवार की तामीर के अलावा इन अमरीकी रियासतों की फंडिंग रोकने के अहकामात पर भी दस्तखत कर दिए हैं, जो गैर कानूनी तारकीन वतन के गढ़ हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सरहद पर दीवार की तामीर के काम की वो खुद निगरानी करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सरहदों की हिफाजत के लिए मजीद 5000 एहलकार भर्ती किए जाएंगे। और अब नजर डालते हैं मजीद कुछ आलमी खबरों पर, जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं चीन की। चीन में चावल चुरा कर खाने वाला चूहा पकड़ा गया। सोशल मीडिया पर मुनफरिद चोर को पकड़ने के बाद इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर लोगों की तवज्जो का मरकज भी बन गई। स्टोर से चूहा चावल चोरी कर रहा था कि नजरों में आ गया। स्टोर के स्टाफ ने इसे सजा के तौर पर पतली रस्सियों से बांधकर लटका दिया। चूहे के साथ एक नोट भी लगाया गया, जिस पर चूहे की जानिब से ये दर्ज था कि वो आइंदा ऐसा नहीं करेगा। क्या बात है चीनियों की, यहाँ तो असली चोरों को जो है वो छोड़ दिया जाता है, वहाँ चूहे को भी लटका दिया। सबक हासिल करे पाकिस्तान। कितना बड़ा है सबक। हाँ, लंदन में सजे 3 रोजा टॉय फेयर में बच्चों के लिए नए और जदीद खिलौने की नुमाइश का सिलसिला जारी है, जिसमें लेगो से बने खिलौने बच्चों की भरपूर तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। मेले में प्लास्टिक के खिलौनों से लेकर नरम मुलायम खिलौने और बाग में रखे जाने वाले थीम टॉयज, वर्चुअल और इलेक्ट्रिक वीडियो गेम्स भी शामिल हैं। और ये जो लेगो की प्रोडक्ट होती है ये बड़ी जबरदस्त होती है। इसमें जो जिग्सॉ पजल होते हैं वो बहुत जबरदस्त होते हैं। बच्चों की तो मौज ही लगे। बिल्कुल। हॉलीवुड म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म ला ला लैंड की कामयाबियों का सिलसिला है जारी। 14 नामजदगियों के साथ हॉलीवुड फिल्म ला ला लैंड ऑस्कर की दौड़ में भी सबसे आगे है। ला ला लैंड फिल्म टाइटैनिक की नामजदगियों के बराबर रिकॉर्ड कायम कर चुकी है और अब ला ला लैंड ऑस्कर अवार्ड्स की महफिल लूटने को भी है तैयार। ला ला लैंड को बेहतरीन फिल्म, बेहतरीन हिदायतकार, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस,
बेहतरीन स्क्रीन प्ले और बेस्ट सॉन्ग की कैटेगरी में 2 नामजदगियां भी मिली है। क्या बात है ला ला लैंड, आपके लिए तो बड़ी वाली क्लैपिंग बनती है। और देखिए वहां पर ऑस्कर की तकरीब में भी लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। बिल्कुल, वैसे टाइटैनिक से बड़ी इस वक्त तक कोई मूवी नहीं है, चाहे ला ला लैंड आ जाए, चाहे कोई और लैंड आ जाए। चलिए कोशिश तो कर रहे हैं ना, एटलीस्ट दे आर ट्राइंग, और ये बड़ी अच्छी बात है कि वो ट्राई कर रहे हैं। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं और आज की तारीख की भी बात कर लेते हैं। आज के दिन यानी 26 जनवरी को 1905 में दुनिया का सबसे बड़ा हीरा दरियाफ्त किया गया था। कहां से? दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हीरा 1905 में कॉलिनन की कान से निकाला गया था, जो जनूबी अफ्रीका में है। इस डायमंड का वजन 3106.75 कैरेट था। हीरे की इस कान के चेयरमैन थॉमस कॉलिनन के नाम पर इस हीरे का नाम भी कॉलिनन डायमंड रखा गया था। कॉलिनन डायमंड को ब्रिटानिया के किंग एडवर्ड 7 को उनकी 66वीं सालगिरह पर तोहफा दिया गया था। और डायमंड की बात हो रही है तो मुझे ब्लू डायमंड बड़ा पसंद है, लेकिन बड़ा ही महंगा डायमंड होता है। खैर अब नहीं बिल्कुल दिल के अरमा आंसुओं में नहीं बह गए। मेरे जो कजन है वो डायमंड का काम करते हैं। कुछ ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले। नहीं, मेरा दम नहीं निकलता अपनी ख्वाहिश पे, अल्लाह के शुक्र है सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती है। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे टेक्नोलॉजी की, जिससे बहुत तरक्की कर ली है। वक्त बहुत आगे निकल गया है जनाब। एक जमाने में जो गेम इंडोर खेले जाते थे और घर में भाई बहनों और कजन के मिल बैठने का बहाना होता था, अब वो ना वक्त मिलता है और ना ही वो गेम्स रह गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि 90 की दहाई और इससे पहले के ये इंडोर गेम्स अब मोबाइल एप्स की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। लेकिन अब भी कुछ लोग इसी जरूरत है उन्हें कि छोटे गेम्स और इन गैदरिंग्स को जो है वो लोग मिस करते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। मुझे साइकिल चलाने का बहुत बेइंतहा शौक था, एक कैरम बोर्ड का बहुत शौक था और लीडो का। ये तो अब ये चीजें आ गई, इसमें मजा नहीं है, मगर बहुत मजेदार जिंदगी थी। अब वो मजा नहीं है जो पहले मजा था, जो पहले की एंजॉयमेंट थी। अब तो हम एक टैब, मतलब ये टैब में आके हम कैद हो गए। कजन्स आ जाते थे, मिलते थे, एक होता, सब जमा होते थे। अब जमा नहीं होते। अब हाय हेलो हो गया, बात इस तरह हो गई, फेसबुक पे हो गई, ये व्हाट्सएप हो गया। पहले जब हम कैरम खेलते थे ना, जब हम सब लोग बैठते थे, तो सबसे पहले तो जो रेड क्वीन होती थी ना, हमारा सारा फोकस ना उस क्वीन पे होता था कि ये लेनी है हमने ना, उसकी एक जस्तुजू बनी होती थी। और वो सब 4 के 4 जो बैठते थे ना, सबका फोकस यही होता था। और जिसके पास ये चली जाए तो बात पूछे नहीं फिर क्या होता था कि मचल जाते थे, ये जानी नहीं चाहिए, इस पे सारा फोकस होता था। अब जो है वो बच्चे जो हैं उस पे आ गए हैं, टैब पे, तो वो जो है वो एक उस पे रुक गया है, उस पे कोई जमा कोई होते हैं तो मजा ही नहीं है ना। वो तो हम एक लड़ते थे, जुस्तुजू होती थी, ये इस तरह नहीं रखना था, इसको पीछे लो, ये तुमने ना भरम थे, ये तुमने पूरा हाथ पे इस तरह ले गए, ये गलत है। तो ये लड़ाई होती थी, मजा आता था, जो कि अब नहीं है। अब बच्चे जो है ना, देखें, बातें नहीं कर पाते, बच्चे अपने लगे रहते। कोई आ जाता है, बच्चों ने सलाम दुआ करा, उसके बाद जो है मेरे ख्याल में, मैं अपनी नहीं सबकी ही बात कर रही हूँ, मोबाइल उसमें बैठ जाते हैं। वो एक मिलने का बहाना होता था, अब मिलने का बहाना नहीं है। पहली बात तो टाइम ही नहीं होता, बच्चे आते हैं, पढ़ने चले गए, आए तो वो टैब हो गया, खत्म बात। पहले तो ये एक्टिविटी होती थी और होनी चाहिए, तो बस अब ये टैब है, ये चीजें इस टैब में आके समझ गई। हम इसमें खेलते थे, हमारी जिंदगी इसमें थी, हमारी खुशियां इसमें थी, हम सब बैठते थे, मजे आते थे, बहुत एंजॉय होता था, एक दूसरे से बातें शेयर करते थे हम लोग, अपनी खेलते थे। जरूर नहीं कजन, दोस्तों में जाते थे, दोस्तों में बैठते थे, दोस्तों से बातें करते थे। अब वो चीजें तो हैं, मगर अब उन चीजों का मजा नहीं है। वो सारी चीजें बल्कि उससे ज्यादा हैं। पता नहीं कौन कौन से गेम थे, बच्चे बताते हैं कि ये वाले गेम, ये वाले गेम्स, मैं देखती भी हूँ, मैं खुद भी देखती हूँ, मगर मुझे मजा ही नहीं आता और मैं नहीं खेलती। आप मुझे अभी कैरम बोर्ड ला दें, अभी कहते हैं, अभी मेरे सारे कजन्स आ जाएं, मैं भरपूर खेलूंगी, मैं भरपूर साइकिल चलाऊंगी, मेरा अभी भी दिल चाहता है, मगर वो चीज नहीं है। जब हम लूडो खेलते थे ना, अब हमारे ना समझ गए कि ये एक आ गया, 2 छक्कों से खेलते थे और उसमें भी आ गया, नहीं, ये गलत गिर गया, हमारे हाथ से गलत गिर गया, भाई उठाओ, ये ऐसे नहीं है, क्योंकि अपने मतलब के नहीं आते थे ना, उठा लिया करते थे। नहीं, क्योंकि उसमें पता था हमारी गोट चली जाएगी, ये तो अंदर हम हो जाएंगे भाई ये। फिर अच्छा, इस लूडो के पीछे एक गेम और होता था, वो जो ऊपर जा रहा है, सीढ़ियां चढ़ जाते हैं, वो तो इतना मजे का होता था। ऊपर गए, पतला सांप ने डस लिया,
हाथ हो गई, नीचे आ गए, इतने ऊपर जाके बुलंदी से गिर जाओ, मगर वो एक मजा था, उसकी तो बात ही अलग थी। अब तो ये अगर मोबाइल पे मैंने खुद भी कोशिश करके बैठी के मिला मोबाइल में खेलूं, अकेली मैं और मोबाइल, मेरी दोस्ती नहीं है, मुझे मजा ही नहीं आया तो मैंने नहीं खेला। दोस्त होते हैं, उनका कंपैरिजन ये चीजें नहीं कर सकती। अगर आप सोचें कि ये आपको पूरा कर देंगे, ये आपके दोस्त बन जाएंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास भी बहुत सी ऐसी यादें हैं जिनको हम आपके साथ शेयर करेंगे, पर शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे। 4 साल माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड यूजर। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और बात हो रही है 90s के गेम्स की, जो किसी हद तक घरों से निकलकर अब कंप्यूटर्स की स्क्रीन पर आ गए हैं या फिर लैपटॉप पे और गैजेट्स में नजर आते हैं। इसी सारे सिनेरियो पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं कमल मसरूर साहब, जो कि चेयरमैन है टेक एसोसिएशन पाकिस्तान से। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में गेम्स के हवाले से क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम मसरूर साहब, वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कंपनी तो आपकी बड़े बड़े काम कर रही है टेक पाकिस्तान के नाम से, और बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स आपने अभी की है, ब्रेक के लिंक में आप हमें बता रहे थे। लेकिन 90s के कुछ गेम्स हैं, तो उसके लिए कंपनी ने क्या नया कुछ किया है, उसको रिवाइवल क्या किया है, सोशल मीडिया के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू? अनफॉर्चुनेटली साथ बैठी थी और बिल्कुल ऐसा अब था। बिल्कुल ये खत्म हो गया, सब कुछ ऐप में आ गया, सब कुछ मोबाइल के अंदर आ गया है। तो कुछ ऐसी चीजें उसके रिवाइवल के लिए आपने की हैं? टू बी वेरी फ्रैंक, हम लोगों ने इन लाइंस पे नहीं सोचा। मैं आज का तो इस बारे में शुक्रिया अदा करूंगा कि एटलीस्ट ये पॉइंट मेरे जहन में डाला, और क्योंकि मेरे पे कुछ जिम्मेदारी भी हैं, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पाकिस्तान में, वन ऑफ द पीपल, तो हमें इन लाइंस पे भी सोचना चाहिए। आपका बहुत अच्छा आज टॉपिक है। हमारी 90s की जो गेम्स थी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि हमारे कजन्स, हमारे रिश्तेदारों को उन्होंने इकट्ठा किया हुआ था, हम खेलते थे, हमारे बहाना था, हमारे इमोशंस जुड़े हुए होते थे। अब क्योंकि हम लोग टोटली वो गैजेट बेस्ड हो गए, या मोबाइल पे खेल रहे होते हैं या कंप्यूटर्स पे खेल रहे होते हैं, बट इसके अलावा अगर आप दूसरी तरफ फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें तो 2011 में पूरी दुनिया में जब ये गेमिंग इंडस्ट्री पीसी कंप्यूटर बेस्ड जब स्टार्ट हुई, तो दैट वाज $18 बिलियन की ये इंडस्ट्री थी। उसके बाद ये रिवाइव होती गई, लोगों का इंटरेस्ट इसमें बढ़ता गया। चाइना जो है वो नंबर 1 पे आ रहा है, स्टिल नंबर 1 पे है। हालांकि हमारे भाई जैसे हैं चाइनीज, लेकिन नहीं, बट वहाँ पे डेवलपमेंट भी ज्यादा हो रही है और लोगों की बाइंग पावर भी ज्यादा है। मतलब पर पर्सन वहाँ पे तकरीबन $120 स्पेंड करता है फॉर परचेजिंग द गेम। इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो 57th रैंक पे है गेमिंग इंडस्ट्री में। उसके अलावा फिर 2015 में हम लोग $91 बिलियन की इंडस्ट्री बने। 2017 में कहा गया कि जी ये कोई $107 बिलियन तक जाएगा। 2019 में तकरीबन 118 बिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान में जो आईटी है वो इतना ग्रो कर रहा है, और आप उसके मैं कहना चाहूंगी, डेफिनेटली इस बात का क्रेडिट देना चाहूंगी कि एक फोरम आपने ऐसा बनाया जिसमें तमाम जो ब्रेन्स हैं वो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर हैं। तो किस तरह से ये आइडिया आपके जहन में आया और आपने फोरम बनाया, और आपकी टीम में अब कितने लोग हैं? हमारे मेंबर्स तो बेतहाशा हैं, ऑलमोस्ट 200 क्रॉस कर गए हम लोग। जो हमारी कोर टीम है, जो वॉलंटियर्स हैं, वो भी बेतहाशा। एवरीबडी गेटिंग मेंबर डेली बेसिस। हमारे पास माशाल्लाह बहुत लोड आ रहा है, बिकॉज प्रैक्टिकली हम लोग काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। अच्छा, मेरा ताल्लुक क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ भी बहुत पड़ता है, वो उसमें होते हैं कि उनके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं, गेम डेवलप की हुई थी उन्होंने। एक पॉइंट जिस पे हम लोग ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं वो ये कि जो वो किलिंग गेम्स होती हैं, जो वायलेंस गेम्स होती हैं ना, उस पे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे हमने एक काम किया है कि इस इन लाइन्स पे गेम्स नहीं बननी चाहिए, इंफॉर्मेटिव और एजुकेशन बेस्ड होनी चाहिए, क्योंकि वायलेंस जो है एक्चुअली जनरेट करता है। हमारे जो मोबाइल गेम्स खेलने वाली बच्चों की जो उम्र है वो 5 साल से 8 साल की जो ये उम्र है ना, इसमें बहुत ज़्यादा अडेप्टेशन होती है। तो एक्सबॉक्स भी खेलते हैं। अब आप ज्यादातर ये देखेंगे तो गेम्स के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो थोड़े से नेगेटिव होते हैं, या तो वो भाग रहा है या फिर उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। तो ये चीज़ें कॉन्सेप्चुअली बच्चे का जो है वो दिमाग थोड़ा सा दूसरी तरफ ले जाता है। तो इन्फॉर्मेशन बेस्ड गेम होनी चाहिए जिसपे हम लोगों का एम्फसाइज है, जिसमें बच्चा सीखे, लर्न करे, अल्फाबेटिक्स सीखे, मैथमेटिक्स सीखे,
इस पे हम लोग जो है गेम्स साइड पे तो इस पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं, नो मोर किलिंग, कोई वायलेंस इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि बचपन में हमें भी याद है कि हमने क्योंकि दोनों टाइम्स देखे हैं और अभी का टाइम भी देख रहे हैं, पिछले बार हम खुद बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे, लूडो से लेके कैरम से लेके ऐसी बहुत सारी गेम्स होती थी। मगर पाकिस्तान कंपैरेटिवली क्योंकि ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री में माशाल्लाह ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान हर चीज़ में कर रहा है, मगर एक चीज़ मैं खुद ज़ाती तौर पे ये देखता हूँ कि अभी भी हमारे मुआशरे ने ये फिजिकल गेम्स को छोड़ा बिल्कुल भी नहीं है, हमने डिसकंटिन्यू नहीं किया, अभी भी ये चीज़ है। लेकिन काफी हद तक ये सब कुछ कम हो गया, और जिससे भी आप बात कर रहे थे कि हमने वॉयलेंस की जो गेम्स थी उनको कम कर दिया है, तो ये बात हकीकत है कि बच्चों के अंदर बड़ी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन पैदा हो गई थी, उनको बचपन से ही वो एक जीतने का जुनून जो सवार हो चुका था ना, उससे उनकी पर्सनालिटी में भी काफी हद तक असर पड़ रहा था। ये बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। कुछ कॉइन्स या कुछ पॉइंट्स के लिए यू आर शूटिंग समवन, तो ये जो है वर्चुअली देखिए एक चीज को इंसानी दिमाग जो बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है। अभी आपने देखा होगा कि हमारा जैसे ड्राइविंग का जो टेस्ट होता है उसका भी एक कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है, तो आप बैठ जाते हैं, आपको रोड्स पे जाके ड्राइव करने की जरूरत नहीं, आप उसी मशीन पे बैठते हैं और आपको एनालाइज कर लिया जाता है कि आप कितने अच्छे ड्राइवर हो, आपको सिग्नल्स का पता है, बिकॉज ऑलमोस्ट किसी न किसी हद तक वर्चुअली आप उस चीज़ को कर रहे होते हैं, तो आपका एनालाइज हो जाता है कि आप कुछ कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर अब वर्चुअल रियलिटी बेस्ड गेम्स आ गई। अच्छा, इसमें इंसान इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि अच्छे ब्रेन्स जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता, थोड़ा सा उनको कोई हल्का पुश कर दे तो वो लगता है मैं बस कहीं से नीचे गिर गया, तो वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो ब्रेन इतना उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि अब ये एक चीज़ तो है कि बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग है, इसमें मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है, बट एट दी अदर एंड दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। इंसानी दिमाग की कैपेसिटी होती है, तो उस कैपेसिटी से अगर आप उसको ज़्यादा आगे ले जाएंगे तो वो फिर कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि एक दौर होता था कि जब कैरम बच्चे खेलते थे और सब मिलके बैठते थे तो बड़ा आदाब महफिल भी उनको आते थे, लेकिन अब ये है कि अगर कोई आया आपके घर में मेहमान वगैरह भी, तो ये देखने में आता है कि बच्चे आते हैं, रूम में एंटर होते हैं, सलाम करते हैं और फिर चले जाते हैं, और मोबाइल भी हाथ में होता है, और अगर गलती से साथ बैठ भी गए तब भी मोबाइल में गेम ऐसा ही होता है, मोबाइल भी साथ साथ में होता है। हमारी फैमिली में ऐसे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको सुकून ही इस पे आता है कि जब उनके हाथ में मोबाइल दे दिया जाए और वो गेम खेलते हैं, अदरवाइज वो इतना तो तंग करते हैं अपने माँ बाप को कि मुझे जस्ट अभी गेम दे दें। हाँ, बचपन में जो टाइम माशाल्लाह हम लोगों ने गुजारा है उसमें हम लोग चीटिंग करते थे, तो चीटिंग का भी अपना एक मजा होता था। ये तो हम लोग अभी भी मिस करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपकी जो आप फर्म चला रहे हैं बाकायदा तौर पर, तो इसमें सिर्फ गेम्स के हवाले से काम होता है टेक्नोलॉजी में, और क्या क्या आपकी बड़ी अचीवमेंट्स रही हैं? अचीवमेंट तो एज सच में अभी कोई काउंट नहीं करूंगा, बिकॉज इट्स न्यूली बॉर्न, हम 2016 में ही हमने शुरू किया है। मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट यह है कि मैं इंडस्ट्री के जो मेन लोग हैं उनको मैं लाने में कामयाब हो गया हूँ इस बोर्ड पे, और उनकी कंट्रीब्यूशन अभी रिसेंटली हम लोगों ने कुछ बहुत बड़े मेगा इवेंट्स किए हैं जिसमें उन लोगों ने अपना टाइम कंट्रीब्यूट किया, इवन दूसरे शहरों से भी लोग चल के आए हैं। तो मेरे लिए तो फॉर द टाइम बिंग इनिशियल स्टेज पे यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और लोग जिस तरह हमें ज्वाइन कर रहे हैं यही मेरे लिए काफ़ी है, बिकॉज इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। दूसरा ये कि हम लोग सिर्फ कंप्यूटर आईटी पे काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक काफ़ी बड़ा डोमेन है जिस पे कर रहे हैं, डाटा साइंसेज है, बिग डाटा हुआ, इटसेल्फ कंप्यूटर साइंस पे भी हम लोग काम करें, क्योंकि अब जितना टैलेंट पाकिस्तान में आ रहा है कंप्यूटर साइंस या आईटी टेक्नोलॉजी की तरफ, तो उससे हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ना है। और वैसे भी आपको पता चला होगा कि पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर है कि टेक्नोलॉजी वाइज हमारी जो ग्रोथ है, इट्स अ फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन टेक्नोलॉजी। और ई कॉमर्स साइड पे अगर आप देख लें, इवन दो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें अभी प्लान नहीं है जिस तरह के बड़े दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में है, उसके बावजूद भी। अच्छा, आप ऑलरेडी टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, कोई हमें ऐसी एडवाइस बता दें, कोई ऐसी टिप बता दें कि जिसके थ्रू बच्चों को दोबारा से इन बोर्ड गेम्स की तरफ लाया जा सके, क्योंकि बिल्कुल ही मोबाइल के अंदर इन्वॉल्व रहने से आईसाइट पे भी असर पड़ता है, प्लस आपकी जो सराउंडिंग में इन्वॉल्वमेंट है वो भी बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो इस तरह के बच्चों को वापस किस तरह से लाया जा सकता है? इसके लिए तो खैर मेरी कंट्रीब्यूशन तो यहाँ तक ही हो सकती है कि हम जो गेम्स बना रहे हैं
मोबाइल बेस्ड भी बना रहे हैं कंप्यूटर पे। देखें, इस चीज़ को आप रोक नहीं सकते हैं अभी के हम लोग जो है इसको कहें कि बच्चों को उस तरफ भी जाना चाहिए। बट आपकी बात, आपके पॉइंट से एक चीज़ तो हम लोग कर सकते हैं कि वो जो बोर्ड गेम्स थी उन्हीं को ही हम दोबारा ऐप बेस्ड बना दें। चेस तो ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे तो कैरम हुआ या पूल हुआ, तो उससे क्या होता है कि जब वर्चुअली भी दोस्त आपस में साथ खेलते हैं तो इवन दो गेट कनेक्टेड। तो इन लाइंस पे हम आपका सजेशन जो है हम बोर्ड में डालेंगे, देखेंगे कि इसको हम कहाँ तक कर सकते हैं कि हम अगेन उन्हीं गेम्स को दोबारा वापस टेक्नोलॉजी बेस्ड कैसे कर सकते हैं। बट टेक्नोलॉजी का एक ऐसा बूम है जिसको हम लोग एक रुख तो दे सकते हैं, उसको रोक नहीं सकते। और पाकिस्तानी बच्चों की बात करें तो पहले तो 9 इयर्स तक की बात थी, अब 7 इयर्स, और अब मैंने लास्ट अभी देख रही थी कि 4 साल के बच्चे भी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड हो चुके हैं। और जबरदस्ती बात है कि बच्चे इस चीज में इतना हद तक बढ़ रहे हैं। लेकिन वही बात है कि ये सब चीजें आप टेक्नोलॉजी के लिहाज से तो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन कहीं वो आपकी जो फैमिली की गैदरिंग्स होती थी, कनेक्शन होता था, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज होती थी, वो एकदम से मध्यम से पड़ती चली जा रही है। ऐसा, ये बिल्कुल आपकी बात सच है, और ऐसा हम लोग मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, हम लोग अपनी फैमिलीज में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अब हर कोई एक्चुअली चार्जर ढूंढ रहा होता है कि मेरी चार्जर कम पड़ जाते हैं और मोबाइल ज़्यादा होते हैं। ये प्रॉब्लम तो है। हम लोग की गैदरिंग भी होती है तो वो भी इसी पे बेस होती है। बट मैं एक बात कहूँ कि टेक्नोलॉजी ने हमें कनेक्ट भी बहुत ज़्यादा किया है, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग पहले जब रहते थे तो ठीक है कि हम लोगों से फिजिकली मिलने भी जाते थे जब भी हमें टाइम मिलता था, मगर अब हम बहुत फ्रीक्वेंटली कनेक्टेड हैं। हमारी ऐसी बहुत सारी डिवाइसेज, हमने अपनी फैमिली का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है और हम उस पर सारा दिन लगे रहते हैं। तो आप ये खुद देखें कि कहाँ हमें टाइम मिलेगा कि कब महीने बाद, 15 दिन बाद हम अपने बहन भाइयों से या अपने पेरेंट्स से जाके मिलते हैं या अपने रिश्तेदारों से जाके मिलते हैं। बट यही टेक्नोलॉजी जिसने हमें कनेक्ट भी किया है। ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है कि हम इसी को ही काफ़ी समझते हुए उनसे मुलाकातें बंद कर देते हैं, या वो जब हमारे पास फिजिकली मौजूद होते हैं तो उस वक्त हमारी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। हम लोगों ने पिछले दिनों एक ऐड देखा था, मुझे याद नहीं है कि वो क्या था, तो उसमें यही था कि वो जो सरबराह होती हैं खातून, वो जैसे ही फैमिली आनी शुरू हो जाती है कहते हैं पहले आप मोबाइल जो है इस बास्केट में डालें, देन यहाँ पे आके बैठें। तो उससे ये होता है कि हाँ, जाहिर है लोग फिर मोबाइल से हट के आपसे डायरेक्ट ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है, ये बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिस है। और आपने सही कहा कि बात सोच पे भी डिपेंड करती है कि आप उस टेक्नोलॉजी का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी बात जो है गौरतलब है कि बच्चों के अंदर अब बड़े हेल्थ के हवाले से भी जो है वो इसमें मसाइल पैदा हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आईसाइट बच्चों की वीक हो रही है, मेंटली तौर पर भी जो है वो सिर्फ इन्हीं चीजों की हद तक वो एक्टिव दिखाई देते हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। और अब हम देखते हैं कि जो मोटापा है लोगों के अंदर वो बढ़ता चला जा रहा है, कोई इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी उनके अंदर नहीं है। आपने सारी बात ही कह दी। देखिए, अब ऐसा ही हो रहा है बच्चों का, स्पेशली मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा डेंजरस लेवल पे बात आ गई है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपना खाना पीना भी छोड़ देते हैं, वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें कि उनको बिल्कुल होश नहीं होती। तो जिन जगहों पे उसे कनेक्ट होना होता है अपनी बहन भाइयों या माँ बाप या अपने एनवायरनमेंट के साथ, जो चीज़ें उसने सीखनी होती हैं वो नहीं सीख पाता है। फिर उसकी अपनी पढ़ाई को ले लें या जो लर्निंग प्रोसेस है, अच्छा कुछ जगहों पे हम लोगों ने ना चीज़ें ओवरलैप कर दी हैं। मिसाल के तौर पे एक बच्चा होता है, उसको ये समझना है कि ये अल्फाबेट्स क्या है। अच्छा, कमल मसरूर साहब, शुरू में भी आपने ये बात की कि हमने इस तरफ तवज्जो दिलवाई तो आपका अब ध्यान आया, तो आप क्या समझते हैं कि कौन सा ऐसा गेम है जिसको आप चाहेंगे कि आईटी की दुनिया में स्प्रेड करें? जिसमें बच्चों की लर्निंग हो, जिसमें वो बेसिक्स जो उनकी है ना, फोनेटिक्स सीखें, वो अल्फाबेट सीखें। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कमल मसरूर साहब थे और वो यही कहते हैं कि वो ऐसा कोई गेम इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं जिसमें एटलीस्ट बच्चों की लर्निंग हो। और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात कर रहे थे अनम और मसरूर साहब, मैं बड़ा गौर से सुन रही थी कि अनम वाकई में अगर इस तरह का कोई गेम हो जिसमें हम सीख भी सकें और हमारी कोई मेंटली और फिजिकल एक्टिविटी भी हो सके तो ये बहुत जबरदस्त है। और वैसे पाकिस्तान आईटी में इतनी तरक्की कर रहा है। खैर, और जो हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी बच्चों के हवाले से, तो आपको पता है कि पाकिस्तानी बच्चों ने भी माइक्रोसॉफ्ट की दुनिया में एक तहलका सा मचा रखा है। पहले 9 साल की उम्र, फिर 7 साल की उम्र और 4 साल की उम्र भी बच्चे जो है वो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड हो चुके हैं। जबरदस्त। ये सलाम पाकिस्तानियों, आपको हमारे जो किड्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो भी इतने आगे जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से वो ये लाहौर के नन्हे हुजैफा हैं जो बहुत शरारती भी हैं और इनकी नटखट बातों से वो इनके वालिदैन और टीचर्स तो महफूज होते ही हैं। टेक्नोलॉजी के शहजादे और इनके पेरेंट्स की बातें भी हम आपको इस रिपोर्ट में सुनाते हैं।
मुझे 3 इयर्स की एज में विंडो इंस्टॉल करना आती थी। उस पर पासवर्ड भी लगा देते हैं। फिर उसके हिसाब से ऊपर से जो ऊपर होता है वो किसी के कंप्यूटर का चेंज करते हैं। फिर उसके नीचे कोई भी दूसरा पासवर्ड लगा देते हैं। Microsoft Windows 7 Enterprise Desktop Support Technician, Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint और Windows का इंस्टॉल करना। वाटरमार्क को क्लिक करके कस्टम वाटरमार्क और उस पे टेक्स्ट वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। अपना नाम लिख के एंटर करना, हमारा नाम आ गया। फिर सुबह 8 o'clock आता था, फिर 8 o'clock रात को वापस जाता था। इतनी देर में उधर काम करता था। मुझे खाने में चने कुलचे और फिश पसंद है। मेरे बेटे ने इस वक्त जो रिकॉर्ड किया है वो है वर्ल्ड यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल है। ये तो एक फर्स्ट स्टेप है जो एक टीम वर्क से हमारे बेटे ने अल्हम्दुलिल्लाह की है। मेहनत हमारी तरफ से यही थी कि इसके लिए जितना भी टाइम हम दे सकते थे, हमने सारा टाइम पिछले 1.5 साल में सिर्फ इससे ही दिया। हमने और किसी को टाइम नहीं दिया। इवन के इसका बाहर जाना भी इसी के लिए होता था। हमने भी कोई आउटिंग करनी है तो इसी के लिए होती थी। जब हुज़ैफा मेरे पास आया 3 इयर्स की एज अभी इसकी हुई नहीं थी, 2.something ईयर्स का था। उस वक्त जो चीज़ मैंने इसे देखी कि इतनी एज में इसको अल्फ़ाबेट्स कम्प्लीटली स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल अल्फ़ाबेट उसकी पहचान थी और इसकी माउस के ऊपर जो है वो ग्रिप बहुत अच्छी थी। जब मैंने हुज़ैफा को रैंडमाइज करके कुछ क्वेश्चन पूछे, इसकी मेमोरी को चेक किया, तो मुझे वो उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नज़र आई कि इसको पॉलिश किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। तो मेरा तीसरा स्टूडेंट है और हमने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में रह के आईटी के अंदर ये तीसरी सर्टिफिकेशन वर्ल्ड लेवल पे अचीव की है। गवर्नमेंट हमें ऑन नहीं करती है, पूछती नहीं है कि आपको ऑथेंटिकेट नहीं करती कि स्टूडेंट्स ने क्या किया है। कोई अलमिया बने या शायद कोई रेफरेंस हो तभी गवर्नमेंट को ख्याल आता है कि इन बच्चों की तरफ देखा जाए। लेकिन इनको अगर अप्रिशिएट किया जाए तो टीचर्स, पेरेंट्स और ये स्टूडेंट्स, एक अरफा करीम को अप्रिशिएट किया गया और आज पाकिस्तान में इतने यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड और आईटी की दुनिया में लोग आगे आना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर इन 4-5 बच्चों को सपोर्ट किया जाएगा और इनको अप्रिशिएट किया जाएगा तो पाकिस्तान का हर बच्चा अरफा करीम बन सकता है। पाकिस्तान के लिए वाकई में एक बहुत बड़ा फख्र है ये बच्चे, और हम इस तरह के बच्चों को कोशिश करते हैं कि आपके सामने लेकर आएं और इस तरह के टैलेंट को जो है वो मजीद प्रमोट भी किया जाए। तो बिल्कुल टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं गुड मॉर्निंग आज में शो में। अब वक्त तो एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और जी गुड मॉर्निंग आज में बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और वो है हमारी 90s के गेम्स की थीम, जो कि अब टेक्नोलॉजी की दुनिया तक भी आ गई है। टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, इंसानों के लिए ये कितनी भी आसानियां पैदा कर ले, हमारे लिए कितनी आसान हो जाए, इजी टू रीच हो जाए, इजी टू प्ले हो जाए, लेकिन इसका एक नुकसान जरूर हुआ है कि हम अपनों से दूर हो गए हैं, चाहे वो हमारे दोस्त हों, चाहे हमारे कजन्स हो या फिर हमारे ऐसे कुलीग्स हों जिनके साथ ये तमाम गेम्स हम खेल चुके हैं। डेफिनेटली अब इंडोर गेम्स को ही ले लीजिए। ये पहले जो गेम्स थी वो मिल बैठने का एक बहाना भी होते थे, लेकिन अब ये गेम्स मोबाइल ऐप्स की शक्ल में दस्तयाब हैं। गुड मॉर्निंग आज की टीम ने एक गेम ऐप डेवलपर से ही बात की है, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। मेरा नाम एज़म है और मैं जो हूँ गेम डेवलपमेंट फील्ड से बिलोंग करता हूँ। 2001 में जो है घर पे जो है मेरे पास फर्स्ट टाइम मेरे पास कंप्यूटर आया, क्योंकि उस वक्त जो है स्कूल्स में फिर मैंडेटरी हो गया था कि आपके घर में कंप्यूटर होना चाहिए और एक्टिविटीज़ शुरू हो गई थी। तो उससे पहले जो है बोर्ड गेम्स वगैरह घर में चलते थे, बोर्ड गेम्स खेलते थे हम लोग। लूडो हो गया, उसमें जो है कैरम हो गया और इस टाइप की चीज़ें। इसके अलावा जो है मोटो जीपी, नीड फॉर स्पीड और जो है IGI गेम जो है उस दौर में जो रिलीज़ हुए, जो मैंने खेले और ग्रुप्स था हमारा जो उसको रोज़ डिस्कस करता था और वो
तो जब मैं गेम खेलता था तो मुझे होता था कि ये लॉजिक्स और वही बोर्ड गेम जो हम फिजिकल खेल रहे हैं वो किस तरह कंप्यूटर में किस तरह आ गया, वो वर्चुअली किस तरह नज़र आ रहा है, क्या लॉजिक्स हैं, और कंप्यूटर हमारे साथ कैसे खेल रहा है, इंटरेक्ट कैसे कर रहा है। तो ये बड़ा ट्रिकी पार्ट था, कैसे होता है ये। तो फिर मैंने वहाँ डिसाइड किया कि मैं इस फील्ड में आ जाऊँगा। हमारे जो ये दूसरे जो फिजिकल गेम्स थे उसकी एक्टिविटी आपने नोट की होगी कि बहुत यंग जनरेशन में बहुत कम हो गई है। गेम्स तो बहुत पहले आ गए थे, 90s में 85 में ही कंप्यूटर गेम जो है 85 से फिर बनना शुरू हुए कंप्यूटर गेम्स। इंडोर गेम्स के साथ वो एक पार्ट थे, जब कजन्स वगैरह आते थे तो वो खेल लेते थे, मगर उसका इतना ज़्यादा बूम जिस तरह आज है आज नहीं है। उसका बेसिक रीज़न ये है कि उस पर एक तो लिमिटेड गेम्स होते थे, उसके बाद जो 2000 के बाद से जो ये चीज़ फास्ट इसलिए हुई कि हर घर में कंप्यूटर आ गया। चीज़ एक ही है मगर उससे यूजेस बढ़ गए। जिस तरह दूसरी फील्ड्स को की नीड बन गया आईटी, इसी तरह गेम्स भी उसका एक पार्ट बन गया। बेसिकली ये बहुत मुश्किल पार्ट होता है। ये वाला जो पार्ट है कंप्यूटर का, जो कंप्यूटर आपके साथ खेल रहा होता है, ये डेवलप करना वाकई एक चैलेंजिंग काम है, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा इन्वॉल्व होता है। इसी तरह से बहुत सारे गेम्स अब ऑनलाइन आ गए हैं, जो ऑनलाइन आप पूरा अपने फ्रेंड लिस्ट से देख सकते हैं कि कौन सा प्लेयर किस रैंक पर है, फिर आपस में कंपटीशन क्रिएट हो गया। और फिर इसी तरह जो है फिर गेम्स जो है कॉमन भी होना शुरू हो गए। ये टेक्नोलॉजी इन्हेंस हुई, उसके बाद जो है आपका जो टच मोबाइल आ गया और जो स्मार्टफोन्स बेसिकली वो फ़ोन स्मार्टफोन बन गया। तो उसके बाद गेम्स की जो कंपनीज थी उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया, या वो फील्ड पे दोबारा से कंप्यूटर से और फिर मोबाइल की तरफ आए। वो बहुत सारे गेम्स आप देखेंगे कि कंप्यूटर पर भी हैं सेम गेम्स और मोबाइल पे भी हैं। फिजिकल गेम अभी भी है, कहीं ख़त्म नहीं हुआ। वो गेम है, उसका बूम है, क्योंकि अब पाकिस्तान में देख लें या कराची में देख लें तो अब आप ये देखें कि फिजिकल गेम के लिए, क्रिकेट के लिए ग्राउंड्स कम हैं, तो वहाँ बच्चे उस पर भी खेल रहे हैं, भरे हुए मिलेंगे आपको सारे ग्राउंड्स। मगर अब नहीं है तो फिर ये चीज़ है कि बच्चे के मसरूफियत के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें तो ये कंप्यूटर गेम्स हैं। मैं ये समझता हूँ कि शायद यही वजह है कि कंप्यूटर गेम्स पे ज़्यादा रुझान है और वो गेम्स ऑब्सलीट होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास चीज़ मौजूद है, मोबाइल मौजूद है, कंप्यूटर मौजूद है, वही गेम है, वही लॉजिक्स हैं, वही दोस्त यार खेल रहे हैं मल्टीप्लेयर, अपने अपने मोबाइल में लगे हुए आपस में चैलेंजेस कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यही वजह है कि ये गेम्स ऑब्सोलीट हो रहे हैं इसी वजह से। चलें जी, फ्लैशबैक में लोगों को लेके जा रहे हैं और साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि नई टेक्नोलॉजी इन गेम्स को कैसे मर्ज करी है। जिनके कजन्स पाकिस्तान में नहीं है या पाकिस्तान से बाहर हैं, वो उनको याद करते हुए कंप्यूटर पे कैसे लीडो या कैसे दूसरी चीज़ें खेल सकते हैं। इस तरीके की हम कोशिश कर रहे हैं कोई इस तरह के भी ऐप्स बन जाए, और बल्कि टेक्नोलॉजी ने बड़ी तरक्की कर ली है। मसरूर साहब भी बता रहे थे कि कितना आगे जा रहा है पाकिस्तान IT में। तो जनाब, अब जब हम इतनी सारी बातें कर लेते हैं तो ये वो टाइम होता है जिस वक्त थोड़ा सा लाइटर वे में हम आ जाते हैं और भूख हमें हल्की हल्की लगी होती है, और हल्की हल्की भूख में आजकल हम लाइट से जो है वो खाने पका रहे हैं। लेकिन आज जो पक रहा है वो क्या पक रहा है, नंबर आज बन रहा है जनाब चोको कॉफी डिजर्ट, और बहुत ही लजीज है। ये देखते हैं किस तरह से बनता है।
बज़ाहिर तो जनाब ये बड़ा ही आसान लग रहा था, लेकिन ये इतना आसान है नहीं, क्योंकि जब आप किसी चीज को बनाने पर आते हैं तो उसमें कौन सी चीज कितनी मिकदार में डालनी होती है, ये बड़ा मसला होता है। हाँ, और अनम जिस तरीके से उन्होंने ये चोको कॉफी डिजर्ट बनाया है, इससे जो लोग चॉकलेट बिस्किट पसंद करते हैं और उनकी चॉकलेट बहुत कम रह जाती है अंदर और उनकी ख्वाहिश होती है कि चॉकलेट के चक्कर में ज्यादा बिस्किट खा लेते हैं, उनके लिए ये डिश बड़ी जबरदस्त है। खैर, गुड मॉर्निंग, आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे पाकिस्तान के चमकते सितारों से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान के चमकते सितारे और टेक्निकल डेवलपर्स हुज़ैफा शेख और साथ साथ उनके हैं जनाब उबैद। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। वालेकुम, थैंक यू सो मच। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप दोनों जो है, एक ने IBS से ग्रेजुएट किया हुआ है और एक सर सैयद यूनिवर्सिटी से हैं, दोनों फ्रेंड्स हैं? जी। अच्छा, अभी आप कुछ लाइन फॉलोवर जैसी कुछ चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ब्रेक के लिंक में हम वो ज़बरदस्त सी टेक्नोलॉजी देख रहे थे। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये क्यों बनाया और इसका मतलब फ़ायदा क्या होगा और कैसे ख्याल आया? एडवान बेसिकली एजुकेशनल रेवोल्यूशन पे काम कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर एक गैप है कि रट्टाफिकेशन है सारी, कोई टेक्निकल लर्निंग नहीं है। अगर हम डेवलप कंट्रीज के ऊपर देखें तो उनके बच्चे जो हैं ज़्यादा अच्छी इनोवेशन लेकर आते हैं। तमाम जो इनोवेशन है वो जर्मनी से, USA से आती है, लेकिन पाकिस्तान से कोई इनोवेशन नहीं आती। वो क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारे पास स्कूल लेवल के ऊपर बच्चों को सिर्फ रट्टाफिकेशन होता है, कोई टेक्निकल स्किल्स नहीं सिखाई जाती। ठीक है, तो इस गैप को फिल करने के लिए एडवान ने एक स्टार्टअप किया है कि वो बच्चों को टेक्निकल स्किल्स जो हैं वो डेवलप करे स्कूल में। अच्छा, टेक्निकल आप वो टेक्नोलॉजी डेवलपर्स हैं, तो आपने अल्फाजों को भी रेक्टिफिकेशन लगा दी है। तो ये भी एक आपका मेरा ख्याल है कि अंदाज है गुफ्तगू का। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों ने ये अभी फर्म जो स्टार्ट की है, जिसका आपका ये पहला प्रोडक्ट है, तो कितना अर्सा हुआ आप लोगों को और क्या आगे के प्लान हैं? हम लोग लास्ट ईयर मार्च से काम कर रहे हैं इसके ऊपर। बाकी इसके अलावा ये सिर्फ हम लोग का ये प्रोडक्ट है जो रोबोट है, इसके अलावा हम लोग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे इस्टेब्लिश करते हैं हम रोबोटिक्स लैब स्कूल्स के लिए। जैसे स्कूल्स के अंदर अभी नया नया है रोबोटिक्स, तो हम लोग रोबोटिक्स लैब इस्टेब्लिश करके पूरी की पूरी देते हैं। इसके अलावा हम लोग वर्कशॉप्स अपनी करवाते हैं। इसके अलावा हम लोग जो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये नई है, तो लोगों को जो टीचर इसको पढ़ाएंगे उसको उनको ट्रेनिंग भी चाहिए। तो हम लोग टीचर्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि वो स्कूल के अंदर, स्कूल हमारे ऊपर डिपेंडेंट ना हो, वो खुद अपने स्कूल के अंदर ही अपने करिकुलम का हिस्सा बनाए और ये उनके टीचर्स ही इस चीज़ को टेक ओवर कर लें, हमें वहाँ पे ना जाना पड़े, ताकि वो ज़्यादा मतलब और ज़्यादा इसके अंदर काम कर सकें आगे। अच्छा, आपकी प्रोडक्ट जो आपने अभी बनाई है ये लाइन फॉलोवर, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा ये। तो पहले इसके बारे में इसका डेमो देखते हैं और फिर उसके बाद आपसे मजीद इस पे बात करेंगे। तो कोई एक आ जाए, उबैद या हुज़ैफा में से ना। पहले लाइन फॉलो चलें जी। पाकिस्तान IT की दुनिया में तेजी से तरक्की कर रहा है और ये आप देख सकते हैं हमारे पाकिस्तान के चमकते सितारे। एक प्रोडक्ट है लाइन फॉलोइंग का, जो कि इस लाइन को डिटेक्ट करते हुए चल रहा है। ठीक है, ठीक है, जबरदस्त। और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो ऑब्स्टिकल को डिटेक्ट करके चलता है। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। इसके अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि हमारे स्टूडियोज में क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा है, इस वजह से ये डिटेक्ट सही नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये प्रॉपर जो है डिटेक्ट करता है। जी। अब इसके अंदर थोड़ा सा अगर मैं ऐड करूं, जी जरूर बताएं। तो इसके अंदर ये कि अभी ये जो काम कर रहा है ये खुद इन्होंने करा है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही काम करेगा। अब हमारा मकसद ये है कि बच्चा जो है मतलब खुद अपनी इनोवेट कर सके चीजें इसके अंदर। अब इसके अंदर ये कि वो जो प्रोग्रामिंग है वो पूरी की पूरी अपनी प्राइमरी से सीख रहा होगा, अब वो खुद अपनी सारी चीजें बना सकता है। अब इसके अंदर ये नहीं है कि हमने ये बना दी कि बस लाइन फॉलो कर रहा है, बच्चा जो चीज चाहे वो सीख सकता है डिफरेंट। अब जैसे हमारे इसके अंदर 2 बच्चे हैं, एक गया रोमानिया के अंदर, उसने ये कॉम्पिटिशन हमारे पास वर्कशॉप्स वगैरह ली, उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसने कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट करा। वो अभी रोबोटिक्स कॉम्पिटिशन है रोमानिया के अंदर, वहाँ जा रहा है। बाकी इसके अलावा इंटेल का एक कॉम्पिटिशन होता है, तो एक बच्चा उसको आइडियाज तो थे लेकिन उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उसके पास स्किल सेट नहीं थे, तो उसने वर्कशॉप्स ली, उसको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया मैं चीजें बना सकता हूँ। तो उसने फिर कराची से जीता, उसके बाद फिर नेशन वेट इस्लामाबाद से जीता और अभी वो US से जा रहा है। इंटेल का एक कॉम्पिटिशन है, उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है। तो बड़ी अच्छी बात है जनाब, किस तरह की इनोवेशन हो रही है। अच्छा, आपने ये जो प्रोडक्ट बनाया था, तो एक तो मुझे लग रहा है इसमें सेंसर लगा है जो पहले तो लाइन को फॉलो करता है, दूसरा चीज है कि आपके हैंड मूवमेंट को भी जो है वो फॉलो करता है। तो कितना टाइम लगा आपको ये बनाने में?
तकरीबन अगर बनाने की बात करें तो 4 महीने इसका जो बेसिक होता है उसके अंदर लगे था। बाकी फिर ये कि इसके अंदर रिफाइनमेंट और डिफरेंट चीज़ें कि किस तरीके से हम और अच्छा बना सकते हैं। तो अभी इसके अलावा एक और इसके अंदर हम लोग की आइट्रेशन है जो थोड़ा सा और इसका लुक अच्छा करा है। बाकी इसके अलावा हमारा R&D इसके अंदर साथ साथ चल रहा है जो कि हम लोगों ने फर्दर जो इसके अंदर प्रोडक्शन कर ये अभी जो हम लाइट की और लाइन की बात करें तो क्या अगर ये सिर्फ ब्लैक लाइन को ही फॉलो करेगा और ये डार्क लाइट में जो है ज्यादा बेहतर काम करता है करेगा? इसमें आपकी इसका लॉजिक, हाँ थोड़ा सा इसका बताएं क्या लॉजिक है इसके पीछे? लॉजिक है इसमें बेसिकली कलर सेंसर लगे हुए हैं। अच्छा, बैक पर इसके कलर सेंसर सेंसर ठीक है। आप इसको ब्लैक लाइन फॉलोअर भी बना सकते हैं, व्हाइट लाइन फॉलोअर भी बना सकते हैं और किसी भी कलर की लाइन को फॉलो करवा सकते हैं। तो ये जब ब्लैक लाइन फॉलोअर आपने अभी बनाया तो इसका मतलब ये कि थोड़ा सा डार्क होगा तो फिर ये प्रॉपर चलेगा। इसके अंदर ठीक है, कलर मसला नहीं है कि अभी लाइट है, मसला ये हम लोग घर से इसकी प्रोग्रामिंग कर आए कि वो लाइन को फॉलो करें। अगर हम इसको इस एनवायरनमेंट के अंदर करेंगे प्रोग्रामिंग तो वो उसी के हिसाब से चलेगा। नहीं डेमो फाइन डेमो हमें समझ में आ गया है। तो क्या इसका पर्पस क्या था, कैसे सोचा कि यार कुछ नया इन्वेंट करना है तो हम ये बना लेते हैं लाइन फॉलोअर? इसके अंदर यही था कि पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन सिस्टम को हम लोगों को डेवलप करना है, किस तरीके से पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम अच्छे से अच्छा होता जाए। तो हम लोगों ने सोचा कि एक्सपर्टीज किस चीज के अंदर है। जैसे नबील का मैंने बताया, मोहम्मद नबील जो फाउंडर हैं, उन्होंने NED से पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, देन वो कोरिया से उन्होंने अपना मास्टर्स किया रोबोटिक्स के अंदर, देन TUM के अंदर वो रिसर्चर रहे कुछ अर्सा, फिर वो वापस आए, फिर वही वाली चीज के पाकिस्तान आइडिया तो आपका बहुत अच्छा है और उम्मीद करते हैं कि इस पे फीडबैक भी आपको बहुत अच्छा है। एक अच्छी इनोवेटिव सी चीज आप लोग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और जबरदस्त टैलेंट था जिससे आपको हमने मिलवाया। और अगर आप भी इस तरह का कोई खास टैलेंट मौजूद है और आप भी सीट पर आना चाहते हैं तो जरूर अपनी कहानी हमें बताएं। हम भी ऐसे ही टैलेंट को बुलवाते रहेंगे और आपकी कहानी में होगा दम तो हमेशा की तरह मैं कहूंगी आप आएंगे गुड मॉर्निंग आज के प्लेटफॉर्म से, जहां से दुनिया को पता चल सकेगा कि पाकिस्तान में कितना टैलेंट है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए गुड मॉर्निंग आज।